हेलो स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गल्फ वार एंड अफ़गान वार के बारे में। ये दोनों टॉपिक पहले चैप्टर 3 का पार्ट थे यूएस हेजेमनी चैप्टर में, लेकिन यूएस हेजेमनी चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है और ये दोनों टॉपिक इस चैप्टर में ऐड कर दिए गए हैं। देखिए, हम बात करेंगे गल्फ वार के बारे में। इसे फर्स्ट गल्फ वार भी बोला जाता है या फर्स्ट इराक वार भी इसको बोला जाता है। ये जो वॉर थी 3 फेसेस में हुई थी, जिसमें फर्स्ट फेज था जिसमें इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया अगस्त 1990 को। इसके अलावा सेकंड फेज था ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड। इसमें 5 महीने तक अगस्त 1990 से जनवरी 91 तक अमेरिका और उसके कोalition की जो आर्मी थी वो सऊदी अरब और कुवैत के बॉर्डर पर आकर तैनात होनी शुरू होती है। नेक्स्ट थर्ड फेज था जिसमें एक्चुअल वॉर होती है। इसका नाम था ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। इसमें 17 जनवरी 91 से 28 फेब 91 तक सीधे इसमें कॉम्बेट होता है, सीधा इसमें मुकाबला होता है, लड़ाई होती है। तो इन दोनों ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा जो याद रखा जाता है वो है ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, जिसमें सीधे वॉर हुआ था। देखिए, इराक का मैप है ये इराक है और ये है कुवैत। इराक के साउथ में है ये कुवैत, छोटा सा देश है। कुवैत की लोकेशन देखिए, इसके पास अच्छी खासी कोस्ट लाइन है। ये जो आप ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ये पूरी कोस्ट लाइन है ये। तो जब इराक ईरान की लड़ाई छिड़ी हुई थी, देखिए ईरान और इराक की लड़ाई छिड़ती है जो करीब 8 साल चली थी, 1980 से लेकर 88 तक, जिसमें इराक ने यहीं से तेल इंपोर्ट किया था क्योंकि इराक के पास कोस्ट लाइन बहुत कम है। तो कुवैत ने ईरान की जो लड़ाई थी उसमें इराक की काफ़ी हेल्प की थी, इराक को काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था। और अब लड़ाई ख़त्म होने के बाद कुवैत अपना पैसा वापस मांग रहा था, तो इससे इराक नाराज़ हो गया। सद्दाम हुसैन ने बहाना बनाया कि कुवैत तो हिस्टोरिकली हमारा ही है और ये तो कभी अलग देश था ही नहीं, और कुवैत तो इराक का 19वां राज्य बनेगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी एक डिस्प्यूट बन जाता है इनके बीच में, इराक और कुवैत के बीच में। देखिए, बात करते हैं कुवैत के बारे में और उन कॉजेज़ के बारे में जिसमें इराक ने अटैक किया कुवैत के ऊपर। तो क्यों किया, उन कारणों को जानते हैं। देखिए, कुवैत जो है काफ़ी रिच कंट्री है और कुवैत अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था। ओपेक एक संगठन है, OPEC, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का एक संगठन है जिसके मेंबर्स जो है, जो जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो इसकी मेंबर होती हैं। और इसका काम है ओपेक का कि ये एक जो है कोटा निर्धारित करता है हर कंट्री के लिए कि आप इससे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करोगे। इसके अलावा ये ऑयल के जो रेट है वो फिक्स करता है इंटरनेशनल मार्केट में कि आप इससे कम दाम पर तेल आप नहीं बेचेंगे। तो इराक की जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर थे जहाँ से ऑयल प्रोड्यूस होता था वो ईरान के साथ में लड़ाई में उसके डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो इराक अब ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा कुवैत अपने कोटे, जिसकी वजह से ऑयल के जो प्राइस थे वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए। वैसे ही इराक जो है कम तेल बना पा रहा था, ऊपर से जो है तेल के प्राइस जो थे वो भी कम हो गए, तो इराक को काफ़ी नुकसान होने लगा। इसके अलावा कुवैत अपने पैसे मांगने लगा, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो ईरान इराक की वॉर में उसने जो पैसे दिए थे इराक को, तो पैसे वापस मांग रहा था। तो दूसरा क्राइसिस ये। और तीसरा ये कि कुवैत जो है इराक की से जो है साइड ड्रिलिंग कर रहा था, मतलब इराक की जो क्षेत्र था वहाँ से जो है तेल निकाल रहा था।
तो इराक ने कहा कि ये इलीगल है कि तुम हमारे क्षेत्र से जो है तेल निकाल रहे हो। तो इन सब कारणों से जो है दोनों के बीच में डिस्प्यूट बनता है। एक तो कम दामों पर तेल बेचना कुवैत के द्वारा, ऊपर से साइड ड्रिलिंग करना, तो दोनों के बीच में जो क्राइसिस बनता है। तो दोनों के बीच का जो क्राइसिस था, इसके लिए बाकी कंट्रीज़ मिलकर इनके बीच में मध्यस्थता करवाते हैं, एक टेबल पर लेकर आते हैं, दोनों देश को मीटिंग करते हैं दोनों कंट्री। जुलाई 90 को हुई थी मीटिंग ये। तो कुवैत ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो साइड ड्रिलिंग कर रहा था, इराक वाले क्षेत्र से तेल निकाल रहा था, वो ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। तो इराक कहता है कि हर्जाने के रूप में हमको 10 बिलियन डॉलर दीजिए। तो कुवैत कहता है नहीं जी, $9 बिलियन हम आपको देंगे। इराक एक्सेप्ट नहीं करता और वो मीटिंग छोड़कर चला जाता है। और उसके बाद अपनी आर्मी भेज देता है कुवैत के जो है कुवैत पर, और कुवैत के ऊपर अटैक कर देता है। और सिर्फ 2 दिनों के अंदर कुवैत की जो सिटी थी, कैपिटल थी कुवैत की, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है इराक। और चूँकि कुवैत के पास बहुत ज़्यादा आर्मी थी नहीं, जबकि इराक के पास वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी थी, और ना ही कुवैत ने ऐसा सोचा था कि इराक उसके ऊपर अटैक कर सकता है, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो कुवैत की जो रॉयल फैमिली थी वो भागकर सऊदी अरब चली जाती है, और 2 दिन के अंदर अंदर पूरी कंट्री इराक के अंडर में या इराक के कब्जे में आ जाती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर जॉर्ज H.W. बुश। वो कहते हैं कि हमला नहीं चलेगा, कुवैत से हमें भी तेल आता है। तो कुवैत पर हमला करने से सऊदी अरब को लगने लगता है कि इराक उसके ऊपर भी हमला कर सकता है। सऊदी अरब और अमेरिका पुराने दोस्त रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका सऊदी अरब की मदद करने के लिए आगे आता है और अपनी सेना सऊदी अरब और कुवैत के बॉर्डर पर तैनात करनी शुरू कर देता है। तो यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड। जॉर्ज डब्ल्यू बुश अब दुनिया को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं अपने खेमे में, और एक कोalition बनाते हैं 35 कंट्रीज़ का, और UN सिक्योरिटी काउंसिल से एक रेजोल्यूशन पास कराया जाता है जिसमें इराक को कुवैत खाली करने का अल्टीमेटम दिया जाता है, और टाइम दिया जाता है 15 जनवरी 91 तक का। लेकिन 15 जनवरी आती है और चली जाती है, लेकिन इराक कुवैत से अपनी आर्मी नहीं हटाता। तो ऐसे में 17 जनवरी 91 को शुरू होता है ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म। अमेरिका और संगठित देशों की आर्मी के द्वारा इराक के ऊपर हवाई हमले किए जाते हैं। इराक के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, कम्युनिकेशन सिस्टम पर लगभग 4 हफ्ते तक बमबारी की जाती है। शुरुआत में सिर्फ हवाई हमले ही किए गए थे, बॉर्डर से सेनाएं नहीं उतारी गई थी। इराक इसके बदले में इजराइल और सऊदी अरब दोनों पर हमले करता है। इजराइल पर हमला क्यों? क्योंकि इजराइल पर हमला करने से इजराइल भड़केगा और वापस इराक के ऊपर हमला करेगा। तो इससे पूरे अरब के जो देश हैं वो मेरी साइड आ जाएंगे, क्योंकि सभी अरब देश इजराइल से नफ़रत करते हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं। तो इराक इस तरीके से ये चालाकी करता है इजराइल के ऊपर हमला करके। लेकिन अमेरिका इजराइल को शांत बढ़ाए रखता है और इजराइल से कहता है कि तुम एक भी मिसाइल नहीं छोड़ोगे, भले ही तुम्हारे ऊपर कितनी भी मिसाइलें आ जाएं। तो इस तरीके से 1 महीने तक अमेरिका इजराइल को चुपचाप बैठाए रखता है। फरवरी 91 में ज़मीन से हमला होता है अब हवाई हमले के बाद, और बहुत फास्ट अटैक था ये। लगभग 100 घंटे के अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर इराकी आर्मी को डिफीट कर दिया जाता है, और पूरे इराक को ख़ास तौर पर जो साउथ इराक था उसके ऊपर उसको पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले लिया जाता है, और 28 फरवरी को सीज़ फायर साइन होता है 28 फेब को। देखिए, इस वार में अमेरिका और उसकी फोर्सेस जो थी उनके द्वारा एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। इराक ने अपने जो फोर्सेस थी, जो बेस्ट सोल्जर्स थे यहाँ पर तैनात किए हुए थे कुवैत के बॉर्डर पर। उसको लग रहा था कि सऊदी अरब और अमेरिका की जो फोर्सेस है वो यहीं से हमला करेंगी। ये वाला जो बॉर्डर है
ये सऊदी अरब और इराक़ का जो बॉर्डर है, यहाँ पर ये एक दुर्गम क्षेत्र है, रेगिस्तान वाला एरिया है। तो अमेरिका और उसकी जो फोर्सेस थी वो स्ट्रेटजी अपनाते हुए, वो रणनीति बनाते हुए इस साइड से अटैक करती हैं, साउथर्न इराक़ की तरफ से, और कुवैत के ऊपर प्रेशर बनाते हुए ये 4 दिन के अंदर अंदर कुवैत खाली करवा लेती हैं इराक़ की फोर्सेस से। तो इस तरीके से ये 4 दिन के अंदर अंदर ये युद्ध जीत लिया जाता है और उसके बाद सीज़ फायर साइन होता है। देखिए, कैजुअलिटीज़ की अगर हम बात करें तो 20 से 30 हज़ार सोल्जर्स इसमें इराक़ के शहीद हुए। इसके अलावा 200 सोल्जर्स इसमें जो कोएलिशन फोर्सेस थी 35 कंट्रीज से जो मिलकर बनी थी, उनके शहीद होते हैं। इसके अलावा करीब 3,500 के अप्रॉक्सीमेटली इराक़ के जो सिविलियंस थे वो इसमें मारे गए। इसके अलावा इराक़ को इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था तो उसका काफ़ी लॉस हुआ था, क्योंकि जो बिल्डिंग्स वगैरह ढहा दी गई थी अमेरिका की फोर्सेस के द्वारा, तो वही भारी नुकसान था इराक़ को। इसके अलावा इसमें ये जो वॉर थी इसमें यूएस सक्सेस होता है, उसके जो एम थे वो पूरे होते हैं। कुवैत को आज़ाद कराने एक एम था, वो पूरा होता है, कुवैत आज़ाद होता है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी करना दूसरा एम था, वो भी पूरा होता है, क्योंकि जो सऊदी अरब को डर था कि इराक़ उसके ऊपर हमला कर सकता है, तो सऊदी अरब की सिक्योरिटी करने वाला जो उद्देश्य है वो भी पूरा होता है। इसके अलावा विश्व को जो है तेल की आपूर्ति बनाए रखना, ये भी एक उद्देश्य था, तो ये भी उद्देश्य जो है अमेरिका का पूरा होता है, तो यूएस इसमें सक्सेस था। इसके अलावा ये जो वॉर था ये फर्स्ट टाइम टीवी पर लाइव देखा लोगों ने, इसका लाइव प्रसारण किया गया था। फर्स्ट टाइम या ऐसा कोई वॉर थी जिसको लोगों ने घर बैठे देखा टीवी पर लाइव। इसका प्रसारण जो था वो CNN चैनल के द्वारा किया गया था, टेलीकास्ट। इसके अलावा जो है ये इसको वीडियो गेम वॉर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं गल्फ वार 2 की। इसको इराक वार 2003 इसको बोला जाता है। तो इस समय जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो थे W बुश। ये HW बुश के बेटे थे। HW बुश कौन? जो गल्फ वार फर्स्ट में जो प्रेसिडेंट थे जिनकी हमने बात की थी, तो ये अब कौन थे? इनके बेटे थे। 91 में सद्दाम हुसैन को कहा गया था गल्फ वार फर्स्ट के बाद, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो जितने भी वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन हैं, उनको ख़त्म कर देंगे। अब 2002 में बुश के द्वारा ये कहा गया कि ये वेपन और मास डिस्ट्रक्शन जिसमें केमिकल बायोलॉजिकल वेपन है ये फिर से बना रहे हैं। इसके अलावा 9/11 के हमले के बाद सद्दाम हुसैन को विश्व के लिए ख़तरा बताया जाता है अमेरिका के द्वारा, और 9/11 के बाद में अमेरिका के द्वारा वॉर ऑन टेरर भी शुरू किया गया था। तो सद्दाम हुसैन के ऊपर ये कहकर कि वो फिर से बायोलॉजिकल वेपन फिर से बना रहे हैं, केमिकल वेपन्स, तो इसके रिगार्डिंग एक UN से एक रेजोल्यूशन पास कराया जाता है और इराक़ के ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं कि आप जो सेंसर आपके ऊपर लगाए गए थे 91 में उसका आप वायलेशन कर रहे हो, तो उसके सीधे परिणाम होंगे कि आप पर हमला किया जा सकता है। ठीक है, मार्च 2003 में सेना भेजकर ऑपरेशन इराक़ी फ्रीडम शुरू होता है। इस बार 35 कंट्रीज़ नहीं बल्कि सिर्फ 4 देश शामिल होते हैं, US, UK, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और जो अन्य जो पुराने साथी थे वो इसमें भाग लेने से मना कर देते हैं, और स्वयं अमेरिका के नागरिक भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। तो सरकार ने सफाई दी कि हम सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है, लेकिन बाद में वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। इसमें अमेरिका ने शॉक एवं ऑफ की रणनीति अपनाई। इसमें दुश्मन के ऊपर इतनी तेज़ी के साथ हमला किया जाता है कि वो सोच भी ना पाए, उसका मनोबल एकदम से टूट जाए। तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर बगदाद और अन्य शहरों पर जो है अमेरिका का कब्जा हो जाता है। सद्दाम हुसैन को एक तहखाने से गिरफ्तार किया जाता है। दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी
दे दी जाती है सद्दाम हुसैन को। देखिए कि ये एक टाइमलाइन है, इसमें आप समझ सकते हैं। 19 मार्च को ऑपरेशन शुरू होता है। उसके बाद 5 अप्रैल को यूएस के जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, वो बगदाद में एंटर करते हैं। और मेजरली हम देखते हैं 13 दिसंबर को सद्दाम हुसैन को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और फाइनली 2005 में 30 जनवरी को वहाँ पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराए गए थे। तो ये था इराक वार या गल्फ़ वार। एक हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान वार के बारे में। 1989 तक सभी सोवियत फोर्सेस जो थी वो जा चुकी थी अफ़गानिस्तान से। इसके बाद वहाँ पर सिविल वॉर शुरू हो जाता है, गृह युद्ध। और 89 से 96 तक चलता है ये। सोवियत सरकार नजीबुल्लाह सरकार को काफ़ी पैसा सप्लाई करती थी, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत के कोलैप्स होने के बाद पैसा आना बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गई, तो नजीबुल्लाह सरकार का भी कोलैप्स हो जाता है। इसके बाद जो वहाँ पर अदर जो ग्रुप्स थे, जो अदर ग्रुप्स उभरे वहाँ पर, तो वो समझौता करते हैं कि चलो आपस में मिलकर सरकार चलाते हैं। लेकिन ये 4 साल तक लड़ते रहते हैं, 1992 से 96 तक। उसके बाद फाइनली तालिबान नाम का गुट उभर कर सामने आता है, जो कंधार के आसपास से मजबूती के साथ में उभरा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने पूरे अफ़गानिस्तान पर दबदबा कायम कर लिया। तो आप ये मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो येलो वाला पार्ट है, इसमें तालिबान का दबदबा था, और ये जो रेड वाला पार्ट था ये मसूद के पास था, और ग्रीन वाला जो पार्ट था ये था दोस्तम के पास। 2001 में जो ग्रीन वाला पार्ट था ये भी तालिबान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और 9 सितंबर 2001 को तालिबान जो था उसने मसूद का कत्ल कर दिया। तो ये वाला पार्ट भी अब तालिबान के पास आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा पार्ट जो है ये तालिबान के पास आ जाता है। हम बात करते हैं तालिबान के बारे में। ये इसके बारे में क्या था ये, तो इसके लीडर थे मुल्ला उमर, और इन्होंने 5 साल तक इन्होंने शासन किया, 1996 से 2001 तक। और इस सरकार को पाकिस्तान से मिलिट्री सपोर्ट हासिल था। इन्होंने स्ट्रिक्टली शरिया लॉ लागू किए। ये स्थिति ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ख़राब थी, क्योंकि जैसे कि कोई किसी अपराध करने पर, जैसे चोरी करने पर हाथ काट देना, सरेआम पत्थरों से मारना, सरेआम फांसी देना, इस तरीके के लॉ इम्पोज यहाँ पर किए गए। इसके अलावा महिलाओं के लिए स्थिति बहुत ख़राब थी। एजुकेशन पर, स्कूल के कॉलेजेस पर पूरी तरीके से पाबंदी थी, और बुरके में ही घर में रहना, घर से बाहर नहीं निकलने देना, जैसे नियम यहाँ पर फॉलो किए गए। अलकायदा के बारे में समझते हैं। देखिए ये एक टेररिस्ट ग्रुप था। तालिबान और अलकायदा जो है ये सेम नहीं है। तालिबान का जो एम था वो था सरकार बनाना, वो राज करना चाहते थे। और अलकायदा का क्या एम था, ये आतंकवाद फैलाना चाहते थे। और अलकायदा की जो विचारधारा थी वो भी इस्लामिक में भी एक्सट्रीमिस्ट वाली थी, उग्र विचारधारा थी। और इसके जो लीडर थे अलकायदा के, वो थे ओसामा बिन लादेन, ऐमान अल जवाहिरी। और इनको सपोर्ट था तालिबान का। तालिबान इसको अलकायदा को सपोर्ट करता था। और अलकायदा के ट्रेनिंग सेंटर जो थे वो तालिबान के शरण में फल फूल रहे थे, जो कि स्थिति 2001 तक रहती है। ठीक है, हम बात करते हैं अलकायदा के द्वारा कुछ फेमस अटैक के बारे में। अलकायदा के द्वारा 93 में अमेरिका के WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। इसके अलावा 98 में इन्होंने US एम्बेसी केन्या और तंजानिया पर हमले किए, जो अमेरिकी जो एम्बेसी थी उनके ऊपर। इसके अलावा नेक्स्ट 9/11 का हमला, ये सबसे फेमस है ये। इसमें 4 प्लेन हाईजैक किए जाते हैं अमेरिका में, और 2 को WTC पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया जाता है 2 के द्वारा, 2 प्लेन के द्वारा। इसके अलावा एक प्लेन से जो है पेंटागन पर अटैक किया गया था, और चौथे का मकसद था वाइट हाउस पर हमला करना, लेकिन वो खेत में ही गिर गया था, वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो इस तरीके से ये इन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले किए। ये आप पिक्चर देख सकते हैं।
ये दोनों बिल्डिंगें पूरी तरीके से धराशायी कर दी गई थी। करीब 110 मंजिला के लगभग ये इमारतें थी, ये बिल्डिंग्स थी। तो काफ़ी फेमस है। इसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। तो अमेरिका पूरी तरीके से दहल गया था इसमें। देखिए, इसके बाद अमेरिका वॉर ऑन टेरर शुरू करता है और एक बड़ी फेमस स्पीच जॉर्ज बुश के द्वारा दी गई, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। देखिए, इसका मतलब था कि दुनिया में ऐसे बहुत से देश थे जहाँ पर जाने अनजाने आतंकवादियों को पनाह दी जा रही थी, उनके ट्रेनिंग शिविर चल रहे थे। तो ये ऐसे देशों को चेतावनी थी। लाइक तालिबान को कहा गया कि या तो अलकायदा को अपने यहाँ से सफाया करे, लादेन को उसे सौंपे, या फिर हमला झेलने के लिए तैयार रहे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार है, और अगर आतंकवाद पनप रहा है तो हम वहाँ पर अटैक करेंगे। तो यही था वॉर ऑन टेरर। इसी के तहत अमेरिका ने काफ़ी देशों में अभियान चलाए, जैसे यमन, सोमालिया, और सबसे फेमस है अफ़गानिस्तान और इराक पर जिन्होंने हमले किए। इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। 2001 से लेकर 14 तक चला। तो हमला क्यों? क्योंकि तालिबान ने मना कर दिया था उसामा बिन लादेन को नहीं सौंपेंगे। 2 महीने के अंदर अंदर तालिबान की जो सरकार थी वो गिर जाती है। तालिबान के जो लड़ाके थे वो अलग अलग पहाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। इसके बाद यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स गठित करता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अफ़गानिस्तान की सुरक्षा करना और सरकार का पुनर्गठन करना। ये काम सौंपे गए थे ISAF को। और इसके अलावा हामिद करजई को अंतरिम सरकार का हेड बना दिया जाता है। ये पिक्चर है, हामिद करजई हैं। 2001 से लेकर 4 तक ये अंतरिम सरकार के हेड रहे। 2004 से में जो है वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, तो ये इन्हें जीत हासिल होती है। 2009 में ये फिर से चुनाव जीत जाते हैं हामिद करजई। तो लगभग 13 साल तक इन्होंने अफ़गानिस्तान में राज किया, राष्ट्रपति रहे वहाँ पर ये। देखिए, तालिबान के जो लड़ाके थे जो पहाड़ियों में जाकर छुप गए थे, कुछ सालों बाद वो फिर से हमला करना शुरू कर देते हैं और छापामार युद्ध की रणनीति अपनाते हैं। और कुछ ही टाइम में वो जो ग्रामीण क्षेत्र था उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं और कई तरीके की रणनीतियाँ अपनाते हैं, जैसे कि रोड साइड IED बम लगाना। रोड के साइड में बम लगा दिया और जैसे ही वहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी तो वो गाड़ी जो है ब्लास्ट में वो उड़ जाएगी। इसके अलावा एम्बुशेस, घात लगाकर बाद वॉर करना। पहाड़ियों में ये घात लगाकर बैठ जाते थे और जैसे ही अमेरिकी मिलिट्री की कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती थी तो उसके ऊपर हमला कर दिया करते थे। तो इस तरीके की रणनीतियाँ इनके द्वारा अपनाई गई। इसके अलावा 2015 में जो है तालिबान ने कुंदूज पर अपना कब्जा जमा लिया कुछ दिन के लिए। कुंदूज वहाँ पर एक स्टेट की राजधानी है। ठीक है, मई 2011 में उसामा बिन लादेन को मार गिराया गया। लादेन अफ़गानिस्तान में नहीं मिला बल्कि वो मिला पाकिस्तान में। मिलिट्री एकेडमी से कुछ ही दूरी पर एबटाबाद में वो एक बिल्डिंग में रह रहा था अपने परिवार के साथ। वहाँ पर अमेरिका ने रात में हमला करके उसको मार गिराया। देखिए, लेटेस्ट मैप है अफ़गानिस्तान का, जो ये आप डार्क वाला एरिया देख रहे हैं, इस पर तालिबान का कंट्रोल है। और जो वाइट वाला एरिया है इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है। और ये जो लाइट वाला जो एरिया है इस पर ये कॉन्टेस्टेड एरिया है। ये इसमें दोनों के बीच में क्राइसिस है, तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में। तो ये स्थिति है इस टाइम अफ़गानिस्तान की। देखिए, 2014 में अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। दिसंबर 2014 में ISAF जो फोर्सेस थी, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें ऑलमोस्ट फोर्सेस अमेरिका की ही थी, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप देती है। और लगभग 10,000 के करीब सैनिक वहाँ पर रोक लिए जाते हैं ताकि वो अफ़गान की जो फोर्सेस थी उनको एडवाइस कर सके या
कभी कभार जो काउंटर टेरर जो ऑपरेशन चलते हैं उनमें अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस है उसको हेल्प कर सके। इसके अलावा तालिबान भी दो गुटों में बढ़ जाता है। एक का कहना है कि अफ़गानिस्तान सरकार के साथ में बात करनी चाहिए, शांति वार्ता करनी चाहिए, और दूसरा गुट उसके बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, बात करते हैं सिचुएशंस के बारे में। अफ़गानिस्तान की सिचुएशन क्या है आज की स्थिति में। लगभग 40 सालों से युद्ध की स्थिति झेल रहे अफ़गानिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। सबसे गरीब और सबसे कम विकसित देशों में से एक है अफ़गानिस्तान। ह्यूमन राइट डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अफ़गानिस्तान सबसे कम विकसित देशों में आता है। स्कूल कॉलेजेस टूट चुके हैं वॉर के टाइम में, जिसकी वजह से अब बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं। यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार आर्मी बहुत ज़्यादा करप्ट है। अमेरिका या अदर कंट्रीज से जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए पैसा यहाँ पर आता है, वो होना तो चाहिए था कि वो पैसा स्कूल कॉलेजेस हाईवे या अदर डेवलपमेंट पर खर्च होता, लेकिन वो पैसा भ्रष्टाचार का माध्यम बन जाता है। सरकारी अधिकारी, मंत्री, कॉन्ट्रैक्टर ये सब पैसा खा जाते हैं। सोवियत वॉर के समय जो माइंस यहाँ पर बिछा दी गई थी, काफ़ी बड़ी संख्या में माइंस बिछा दी गई थी, जो आज तक किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ बिछी हैं। और जब वहाँ के सिटीजन्स ऐसी जगहों से गुजरते हैं तो वो ब्लास्ट में मारे जाते हैं। इसके अलावा शरणार्थी की समस्या सबसे ज़्यादा यहीं से पैदा हुई है। जो दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजी हैं, वो अफ़गानिस्तान से ही निकले हैं। सोवियत वॉर के टाइम में लगभग 7 मिलियन लोग यहाँ से पलायन करके गए थे। इसके अलावा टर्नकोट सोल्जर्स, इसमें अफ़गानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उसमें उन्होंने कई बार अपने ही अधिकारी को मार गिराया, क्योंकि ऐसे सैनिकों को तालिबान ने अपने खेमे में ले लिया। और कई बार तो उन्होंने जो अफ़गानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं, अफ़गान जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने अमेरिकी सोल्जर्स को ही मार गिराया। तो इस तरीके से अफ़गानिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।